पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्वाबी में अपना पावर शो किया है और ये एक कामयाब पावर शो है। यानी अगर कोई ये कहे कि ये एक तगड़ा और बड़ा जलसा है तो इनकार नहीं किया जा सकता। जो मनाजिर जलसा गाह से आ रहे हैं, जो उसकी सराउंडिंग से आ रहे हैं, जिस तरह लोग पहुंचे हैं, अव्वल तो स्वाबी के लोगों ने ही जलसा गाह को भर दिया। स्वाबी इमरान खान साहब का एक बड़ा तगड़ा गढ़ है और यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, कारकुन और सपोर्टर मौजूद हैं। उन्होंने स्वाबी के जलसा गाह को भर दिया टाइम शुरू होने से पहले, लेकिन फिर उसके बाद जब बाकी इलाकों से लोग पहुंचे तो फिर जो मनाजिर थे वो हैरान कुन थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में उसके मुखालफिन को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि पता नहीं इस जमात के वर्कर किस मट्टी के बने हुए हैं। नॉर्मली लोग मायूस हो जाते हैं, यानी इमरान खान को जेल में डाल दिया, इमरान खान के वर्कर मायूस नहीं हुए। इमरान खान साहब की पार्टी से इलेक्शन छीन लिया गया, इमरान खान साहब के वर्कर मायूस नहीं हुए। काजी ने बल्ले का निशान ले लिया, लोग मायूस नहीं हुए, फिर भी निकल के उन्होंने वोट डाले। फिर जिस तरह की आईनी तरमीम पास करवाई गई, फिर जिस तरह एक्सटेंशन हुई, इन तमाम चीज़ों को लेकर कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी हो तो मायूस हो जाती है। और जो कुछ भी गुज़िश्ता महीने हुआ इस्लामाबाद में डी चौक में, उसके बाद तो मायूसी बनती थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर मायूस नहीं हुआ। पता नहीं किस मट्टी के बने हुए हैं। मेरे ख्याल में इन्होंने इमरान खान से सिर्फ एक चीज़ सीखी है, या सीखा तो बहुत कुछ होगा, लेकिन एक चीज के ऊपर इनका शायद ईमान की हद तक यकीन हो गया कि हारता वो है जो हार मान लेता है। ना इमरान खान हार मानता है, ना उसके वर्कर हार मानते हैं। बीच में जो लीडरशिप है वो बाद औक़ात पीछे हट जाती है, बाद औक़ात आगे आ जाती है। बाद औक़ात बड़ा अच्छा लड़ते हैं, बाद औक़ात वो सोचते हैं कि लड़ने का क्या फायदा। कई दफा लीडरशिप बीच में कंप्रोमाइज भी कर जाती है। बहुत सारे लोगों ने कंप्रोमाइज किया, बेचारे आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस आने के लिए मिन्नतें और तरले कर रहे होते हैं। एक एक कारकुन को कभी ब्लॉक कर रहे होते हैं, कभी जवाब दे रहे होते हैं। तो इमरान खान ने यह साबित किया कि इमरान खान भी खड़ा है और उसकी पार्टी के लोग भी खड़े हैं। इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट भी जारी किया, लेकिन लुब्बे लुबाब मैं जलसा गाह का आपको बता देता हूं कि एक तो बहुत बड़ा जलसा था, बड़ा तगड़ा जलसा था, और इसका कंपैरिजन मैं पिछले जलसे से नहीं करूंगा जो स्वाबी में हुआ था। तब मोमेंटम बहुत तेज था, लेकिन अब दोबारा मोमेंटम बनना शुरू हो गया है। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने यह बताया कि वो मायूस नहीं है और इमरान खान की कॉल पर निकलेंगे। तो ये जो एक लिटमस टेस्ट था कि क्या ये जितनी भी एपिसोड हुई है गुज़िश्ता 1 से 1.5 माह में, इन्होंने या इन सारे वाकयात ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मायूसी फैलाई है। तो ये बात तो ठीक है कि एक सर्टन लेवल तक मायूसी थी, लेकिन जो कारकुन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो आज भी इमरान खान के साथ पूरी तरह कनेक्टेड है और वो इमरान खान की कॉल का इंतजार करता है। इमरान खान कॉल देते हैं, कारकुन फिर निकल आता है। वहां बहुत सारे रहनुमाओं ने तकारीर की। सलमान अकरम राजा साहब की तकरीर बड़ी ज़बरदस्त थी, शेख वक्कास अकरम ने बड़ी अच्छी तकरीर की, और बहुत सारे लोगों ने की। खासतौर पे ख़वातीन में ज़रताज गुल वज़ीर साहबा को अब सुना, बड़ा शानदार उन्होंने बात की। हम्माद अजहर ने भी तकरीर की। अली अमीन गंडापुर की जो है वो फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट तकरीर थी। तो गंडापुर साहब ने वहां पे लोगों से हलफ भी लिया है। लेकिन इससे पहले कि इन सारों की बात बताई जाए, जो जलसे के अंदर आउटकम है वो मैं आपको बता देता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक लॉन्ग मार्च करने जा रही है, जिसका ऐलान अभी चंद दिनों में होने वाला है। चंद दिन कह लें, चंद हफ्ते कह लें, लेकिन यही महीना है नवंबर में। ये अगले 10 से 15 दिन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक लॉन्ग मार्च का ऐलान होने वाला है, और उस लॉन्ग मार्च के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक धरना देगी। अपने मुतालबात के तस्लीम होने तक तहरीक इंसाफ फिर उस धरने से नहीं उठेगी, जो आउटकम है, जो नजर आ रहा है। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया चलाने वाले लोग हैं, अजहर मशवानी साहब ने, उन्होंने भी ये बात की, और बहुत सारे लोग और भी कह रहे हैं कि ये एक्चुअली स्ट्रेटेजी है। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि उसकी अनाउंसमेंट इमरान खान साहब करेंगे। गंडापुर ने क्या कहा उससे पहले आप जान लीजिए कि इमरान खान ने खुद क्या कहा आज के दिन के लिए। इमरान खान साहब ने भी एक पैगाम जारी किया है। उनका एक वीडियो सुनाया भी गया स्वाबी में, जो उन्होंने पहले एक तकरीर की थी। उन्होंने स्वाबी से पूछा कि क्या तुम तैयार हो इस्लामाबाद आने के लिए? मैं आप सबको इस्लामाबाद में देखना चाहता हूं और इस इंपोर्टेड हुकूमत से जान छुड़ाएंगे। और उन्होंने, इमरान खान साहब ने, गुलामी से, इंपोर्टेड हुकूमत से जान छुड़ाने की बात की थी। बहुत पुरानी उनकी एक तकरीर है, वो उठाकर इस मौके पर चलाई गई और लोगों ने बड़ा जबरदस्त रिस्पॉन्ड बैक किया इमरान खान साहब को। उनकी आवाज ही सुन सकते हैं, वो भी पुरानी। ना कोई इमरान खान साहब को देख सकता है, ना कोई उनकी बात सुन सकता है। रियासत ने इस तरीके से शिकंजा कसा हुआ इमरान खान के इर्द गिर्द। अब इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट था स्वाबी जलसे से पहले, जो उनके अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से आया, वो ये है कि स्वाबी जलसे में हम अपना आइंदा का लायाबल कौम के सामने रखेंगे, हमारे एहतजाज का हदफ कौम के सामने रखेंगे। और उन्होंने कहा जी कि हमारा हदफ जो है वो कोई इदारा नहीं है, जमहूरियत और आइन की बहाली और अदलिया की आज़ादी हमारा हदफ है।
फौज किसी एक शख्स या पार्टी की नहीं है, बल्कि पूरे पाकिस्तान की फौज है। फौज हमारा कौमी असासा है। एक पार्टी और एक शख्स के 10 साल के इक़्तिदार के मंसूबे को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए पूरी फौज को बदनाम करवाया जा रहा है। इस तरह अवाम और फौज को एक दूसरे के सामने लाया जा रहा है। 20 मार्च 1971 को मैं ढाका में मौजूद था। लोग वहां अपने हकूक मांग रहे थे। 4 दिन बाद ढाका में फौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। अपने हकूक मांगने वाली अवाम पर बंदूकें लेकर चढ़ दौड़े तो वही अंजाम होता है जो मशरिक़ी पाकिस्तान का हुआ था। बलूचिस्तान और कबारी इलाकों में मिसिंग पर्सन की मौजूदगी का उज़र जनरल बाजवा यह कहते हुए देते थे कि अदालतें इन अफराद को रिहा कर देती हैं। यानी बलूचिस्तान में जो लोगों को जबरी तौर पे गुमशुदा किया जाता है, इंतहाई अफसोसनाक और गलीज और घटिया हरकत है। ये कोई भी रियासत करे, कहीं पे भी हो, किसी को जबरी तौर पे लापता नहीं किया जा सकता। आप कानून के तरीके से पकड़े ना, आप गिरफ्तारी डालें, अदालत में पेश करें, कवानीन को सख्त कर दें, शवाहिद लेकर आए, सबूत लेकर आए। हम भी पहले यही समझते थे कि बंदे उठा लिए तो ये कौमी मुफाद में हो रहा है। जब हम खुद उठाए गए तो हमें समझ आई कि नहीं, इससे बड़ी तो ज्यादती कोई नहीं है, जुल्म भी कोई नहीं है। तो ये मान लेने में कोई गलती नहीं है। ये जो लोग जबरी तौर पे लोगों को अगवा कर रहे हैं ना, इन्हें जबरी तौर पे 1 हफ्ता अगवा किया जाए सिर्फ, तो इन्हें आइडिया हो जाए कि जो लोगों के साथ ये कर रहे हैं वो कितनी बड़ी तकलीफ है। मैंने इसीलिए जाके बलोचों के धरने में बलोचों से हाथ जोड़ के माफी मांगी थी कि मैंने एक जुमला आप लोगों के बारे में ऐसा बोला है माजी में जिसके ऊपर मुझे तकलीफ है और मैं उस तकलीफ का इजाला करने आया हूं, तो आप लोग मुझे माफ कर दें। बहरहाल इमरान खान साहब ने कहा कि जनरल बाजवा ये कहते थे कि अदालतें इन अफराद को रिहा कर देती हैं, इसलिए इन्हें जबरी तौर पर गुमशुदा करना पड़ता है। वजीर आला बलूचिस्तान ने भी एक मरतबा इस बात की निशानदही की कि इस तरह के इकदाम से फौज के खिलाफ नफरत जन्म लेती है। अब जो जबर और फस्तायत तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स और रहनुमाओं के खिलाफ बर्पा की जा रही है, इससे भी पूरे इदारे के खिलाफ नफरत हर रोज बढ़ रही है। एजेंसियों ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं शहबाज गिल, आदम सवाती, ख्वाजा शहराज और इंतजार पंजूथा को अगवा करके जो सलूक इनके साथ किया है, इसको पूरे पाकिस्तान ने देखा है। अपनी वकला बरादरी से मेरा यह सवाल है कि आपने मुशर्रफ के दौर में उसके जुल्म के खिलाफ मुल्क भर में वकला तहरीक चलाई थी। आज मुशर्रफ के दौर से यह दौर ज्यादा बदतरीन है। तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली को अगवा करके इनके खानदान के अफराद को डराया धमकाया जा रहा है। जिस तरह इनके घरों में घुसकर तोड़ फोड़ और जुल्म किया जा रहा है और हरासा किया जा रहा है, जिस तरह अदलिया की आजादी पर हमला हो रहा है, तो ऐसे में आपका क्या किरदार है? आप सबको बाहर निकलकर इस जुल्म के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलानी चाहिए। मेरा अपनी पार्टी के तमाम अरकान असम्बली, टिकट होल्डर्स और ओहदेदारान को यह खास पैगाम है कि आप सब ने इस एहतजाजी तहरीक में भरपूर शिरकत करनी है और जो इस तहरीक में शिरकत नहीं करेगा उसको अगले इलेक्शन में पार्टी का टिकट नहीं मिलेगा। आप सबको इन आईनी तरामीम और मुल्क में जारी जुल्म और फस्तायत के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। उम्मीद है कि सदर ट्रंप के आने से चीजें गैर जानिबदारी की तरफ जाएंगी। मैं अपनी रिहाई का मुतालबा करूंगा, ना कोई डील करूंगा। पहले भी किसी आमिर या आलमी अदालत के कंधों पर सवार होकर मैं नहीं आया था। 2018 में भी अवाम ने मुझे वोट दिया और 2024 में भी बदतरीन बंदिशों और जेल में होने के बावजूद अवाम ने 2/3 अक्सरियत दी। अब भी पाकिस्तान के हालात की बेहतरी के लिए बैरूनी ताकतों पर इन्हिसार के बजाय कौम को खुद कोशिश करना होगी। जनरल बाजवा ने जिस तरह हुसैन हक्कानी के जरिए मेरे खिलाफ लॉबिंग करवाई और बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के कान भरे, और जिस तरह पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर बाइडन इंतजामिया खामोश थी, उम्मीद है कि अब वैसा नहीं होगा। सदर ट्रंप के साथ अच्छे ताल्लुकात रहे। सदर ट्रंप ने बतौर वजीर आजम मेरे व्हाइट हाउस के दौरे पर बहुत इज्जत की थी। कोरोना के दौरान उन्होंने बर वक्त टेस्टिंग मशीन पाकिस्तान भिजवाई थी। मेरे कहने पर उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया जो इससे पहले कभी किसी अमरीकी सदर ने नहीं किया था। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अडयाला जेल में वकला और सहाफ़ियों से गुफ्तगू, और ये उनके जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वहां से इसको शेयर किया गया है। अब आ रहे अली अमीन गंडापुर ने अनाउंस क्या किया, वो जरा इंपॉर्टेंट है। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि इमरान खान का पैगाम दे रहा हूं कि नवंबर के महीने में इमरान खान कॉल देने वाले हैं। वो कॉल ये होगी कि इस बार जब हम घरों से निकलेंगे तो अपने घर वालों को बताकर निकलेंगे कि अगर हमारी मैयत ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना। ये अली अमीन गंडापुर ने कहा। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा अपने कारकुनों की तरफ देखता हूं क्योंकि आप इमरान खान और हकीकी आज़ादी की ताकत है। पाकिस्तान को आज़ाद करवाने के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानियां दी। उन्होंने कहा कि आज़ादी कुर्बानी के बगैर नहीं मिलती। अब हमें इमरान खान की सरबराही में हकीकी आज़ादी के लिए निकलना है। उन्होंने कहा कि हमें ऐद करना होगा कि इमरान खान के दिए गए हर हुक्म पर अपना तन मन धन कुर्बान करने से दरेग नहीं करेंगे। हुकूमत को ललकारते हुए उन्होंने कहा
कि आपकी जानिब से हमारे कारकुनों के साथ जो सलूक किया जा रहा है इसका हम हिसाब लेंगे। अब कौम के पास एक ही ऑप्शन है कि वो इज्जत नीलाम करवाए या हकीकी आज़ादी के लिए बाहर निकले। कारकुनान फाइनल मार्के की तैयारी शुरू कर दे। जब भी कॉल मिले तो बोरिया बिस्तरा समेत एक सफेद चादर सर पर लपेट लेनी है और फिर इस्लामाबाद के लिए निकलना है। कारकुनों से हाथ उठाकर अली अमीन गंडापुर ने हलफ लिया कि वो इमरान खान के हर हुक्म पर अमल करेंगे और उनको रहा करवाने तक वापस नहीं जाएंगे। ये जनाब क्लैरिटी आ गई है। इसमें बैरिस्टर गौर साहब ने भी तकरीर की जलसे में, और एक बड़ी ज़बरदस्त तकरीर जो है वो बाकी सारे लोगों ने भी की है, और एक ज़बरदस्त प्रोग्राम था, एक बड़ा प्रोग्राम था। तहरीक इंसाफ का लाएमल बड़ा क्लियर है कि इसी महीने में ऐसा लगता है कि वो हुकूमत को वक्त दे रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनली इस हुकूमत के ऊपर बहुत दबाव आ गया। अब हुकूमत के पास दो ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन ये है, क्योंकि इंटरनेशनली दबाव इतना ज़्यादा आ गया है, हुकूमत ने जिस जिस से पैसा लिया है, हुकूमत ने जिस जिस से इमदाद ली है, एक तो कर्ज होता है ना, एक इमदाद भी होती है, तो जहां जहां हुकूमत ने इमदाद ली, जहां जहां पैसा लिया, वहां हुकूमत ने बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं और हुकूमत ने इंसानी हकूक के हवाले से बहुत सारे वादे कर रखे हैं पूरी दुनिया से। अब जब वो वफूद पाकिस्तान आने का टाइम हो गया है तो पाकिस्तान में इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, तो आलमी प्रेशर इस हुकूमत के ऊपर बहुत बढ़ रहा है। अमेरिका में एस्टेब्लिशमेंट के इलेक्शन हारने के बाद पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट पर भी दबाव है, हुकूमत पर भी दबाव है, फिर आप इनकी भागदौड़ भी देख रहे हैं। दूसरी जानिब इकॉनमी बहुत बुरी तरह तबाह हो गई है, इस्तेहकाम नहीं है पाकिस्तान में। इकॉनमी के हवाले से मैं आपको दो खबरें दे देता हूं। एक तो पाकिस्तान के जो वफाकी वजीर पानी और बिजली, उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि 10 साल तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। 10 साल तक पाकिस्तान में बिजली की कीमतें बढ़ती रहेंगी, ये कम नहीं होगी, ये तवातर के साथ बढ़ती रहेंगी। अब एक नया पैकेज दिया है हुकूमत ने कि जो लोग इजाफी बिजली इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि देखिए बिजली पाकिस्तान ने कारखाने ज्यादा लगा लिए, अपनी जरूरत से ज्यादा बिजली हम बना रहे हैं। अब वो बिजली खरीद पाकिस्तानी रहे नहीं, सर्दियों के अंदर डिमांड बहुत कम हो जाती है, और जब डिमांड कम हो जाती है तो फिर भी आपको कैपेसिटी पेमेंट देनी पड़ती है उन लोगों को जो बिजली नहीं बना रहे। फर्ज करें आपके यहां पे 40,000 मेगावाट से ज्यादा के कारखाने लगे हुए हैं, आपकी जरूरत सर्दियों में रह जाती है 10,000 मेगावाट, तो जो ऊपर की 30,000 मेगावाट है उसके आपको देने पड़ते हैं कैपेसिटी पेमेंट। पैसे तो आपको 40,000 के देने हैं ना। तो हुकूमत ने एक नया शोशा छोड़ा है, एक नई सहूलत दी है कि अगर आप ज्यादा बिजली इस्तेमाल करेंगे इजाफी, तो वो आपको हम सस्ती कर देंगे, ताकि हुकूमत आवाम से कुछ ना कुछ पैसा तो निकाल ले। अब लोगों के पास, बेचारों के पास अयाशी के लिए पैसे हों तो वो अयाशी करें ना, कारोबार तो चल नहीं रहा। थोड़ा बहुत कुछ तबके को फायदा होगा, एक खास तबके को, लेकिन आम आदमी को इसमें भी कोई फायदा नहीं है। यह हुकूमत आवाम की जेब से पैसा निकालने का एक नया तरीका बना रही है, अदरवाइज बिजली महंगी ही होनी है। यह वफाकी वजीर खुद कह चुके हैं अपने मुंह से। और अभी जो स्टेटमेंट आया है यह बड़ा खौफनाक है, और यह स्टेटमेंट पाकिस्तान के वजीर खजाना ने दिया है। पाकिस्तान के वजीर खजाना कह रहे हैं कि अब कोई भी मुल्क डिपॉजिट के लिए और कर्ज रोल ओवर करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए दो चीजें आपकी जरूरत है ना, एक तो दुनिया के मुमालिक अपना पैसा पाकिस्तान के कौमी खजाने में रख दें, ताकि पाकिस्तान का जो कौमी खजाना है वो जरा भरा भरा लगे और कौमी खजाने में कुछ पैसे आ जाएं। हम पहले भी ये करते थे, कुछ थोड़े से पैसे चाइना से लेके रख लिए, थोड़े से पैसे सऊदीया से लेके रख लिए, कुछ पैसे जो है वो यूएई से लेके रख लिए, कुछ प्राइवेट बैंकों से पैसा वैसा मांग के रख लिया। तो पाकिस्तान पहले ये करता था, लेकिन अब कैटेगोरिकली और क्लियरली इवन नाम लेकर वजीर खजाना ने कह दिया है कि कोई पाकिस्तान के कौमी खजाने में अपने पैसे डिपॉजिट करने के लिए तैयार नहीं है। ये रह गई है पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं है, पाकिस्तानी पाकिस्तान को छोड़ के भाग रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, टैलेंटेड लोग मुल्क से निकल रहे हैं, हुनरमंद मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, और जितने सरमायाकार हैं उनकी दिलचस्पी है कि पाकिस्तान से बाहर जाके सरमायाकारी करें, चाहे उन्हें मुनाफा कम मिले, लेकिन वो पाकिस्तान में सरमायाकारी का रिस्क नहीं ले रहे। तो जब अपने लोग सरमायाकारी अपने मुल्क में नहीं कर रहे, ओवरसीज नहीं कर रहे, तो फिर बाहर वाले क्यों सरमायाकारी करेंगे? ये बड़ा सादा सा सवाल है। फिर कोई सरमायाकारी नहीं करेगा। दूसरा, उन्होंने कहा जी कर्ज रोल ओवर करने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। ये होता ही है कि जो कर्जा आपने लिया हुआ होता है मुख्तलिफ मुल्कों से, आप उन्हें ये कहते हैं जी अभी हम किस्त नहीं दे सकते, मेहरबानी करो सानू थोड़ी अगे तक का टाइम दे दो। यानी आपके हमने पैसे देने, फर्ज करें एक मुल्क का हमने $1 अरब देना है,
हम उसे ये कहते हैं जनाब ये $1 अरब हमने देना था जनवरी में, तो आप हमें टाइम दे दें, हम ये आपको दे देते हैं जुलाई में, हमें 5-6 महीने और दे दें। तो इस तरह ज्यादा टाइम मांगा जाता है, वो टाइम भी नहीं मिल रहा, रोल ओवर भी नहीं हो रहा। ये दोनों चीजों में इनकार कर दिया वजीर खजाना ने कि ना कोई भाई हमें पैसे दे रहा है और ना कोई उनको रोल ओवर कर रहा है। तो हालात यहां पे पहुंच गए हैं। और ये उन्होंने एक लिटरेचर फेस्टिवल है वहां पे खिताब करते हुए कहा और कैटेगोरिकली सारी कहानी उन्होंने जो है वो बता दी है। अब पाकिस्तान की हालत ये हो गई है। ऐसी सूरत हाल में क्या पाकिस्तान में मौजूदा फस्तायत, जुल्म, जबर, ये सारा कुछ रख के हुकूमत मामला को चला लेगी? तो सादा बात है, ये नहीं चला सकती। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि कोयटा में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया हुआ, इंतहाई अफसोसनाक वाकया हुआ। कोयटा रेलवे स्टेशन के ऊपर बम धमाका हो जाता, 25 लोग वहां पे शहीद हो गए, 50 से ज्यादा वहां पे जख्मी हो गए हैं। एक तरफ जो मुल्क के दुश्मन है, जो अमन के दुश्मन है, वो अपनी कार्रवाइयां कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारी जो सूबाई हुकूमतें हैं या हमारी जो वफाकी हुकूमत है या हमारे जो इंटेलिजेंस के इदारे हैं, वो क्या काम कर रहे हैं? वो दिन रात एक ही काम कर रहे हैं कि पीटीआई का जलसा रोको। अब जलसा स्वाबी में था और पूरा पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान ये बंद किया हुआ था कि लोग निकल कर कहीं ये खैबर पख्तूनख्वा चले ना जाएं और जाकर जलसे में शामिल ना हो जाएं। ये पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी चल रही है। जिन लोगों ने दहशतगर्दी को रोकना है वो लोग जलसे रोक रहे हैं, और जलसे रोकने में भी कामयाबी क्या मिल रही है? वो मनाजर पूरी दुनिया देख रही है कि आप लोगों पे गोलियां चला रहे हैं, शेलिंग कर रहे हैं, डंडे मार रहे हैं। फिर दुनिया आपके मुल्क में इन्वेस्ट क्यों करेगी? जिस मुल्क में अनारकी होती है, जिस मुल्क में रोला होता है, वहां लोग ना सयाहत के लिए जाते हैं, ना लोग वहां पे इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं, बल्कि लोग वहां पे एडवाइजरी जारी करते हैं और आलमी सतह पे रैंकिंग होती है कि इस मुल्क में ट्रैवल क्यों नहीं करना चाहिए। और पाकिस्तान कहां खड़ा है ये सारी दुनिया को पता है। और ये अभी नहीं हुआ, ये 70 साल की कहानी है। हमने इस मुल्क के साथ खिलवाड़ ही किया है हमेशा, लेकिन जितना खेल हमने 70 साल खेला है ना, वो सारा हमने 2.5 साल में इकट्ठा खेल दिया, क्योंकि इमरान खान काबू नहीं आ रहा। ये बहुत मोटी पसली है जो इस मर्तबा इस निजाम के साथ लड़ी है, और ये हार नहीं मान रहा। इमरान खान ने यह साबित किया है कि इस मुल्क की सियासी तारीख का सबसे सख्त आदमी वो है जिसे कुचलना। वो एक दिन कहा था ना उसने, ख्वाजा साद रफीक ने, कि हम लोहे के चने हैं। तो एक्चुअली लोहे के चने कौन से होते हैं? जिनको चबाने से दांत टूट जाते हैं, वो लोहे के चने हमने देख भी लिए। लोहे का जो एक्चुअल चना पाकिस्तान में कोई 70 साल की तारीख में आया तो वो इमरान खान है। बाकी सबको चबा के डकार गया पाकिस्तान का निजाम, इमरान खान नहीं काबू है। अब लाहौर के अंदर इस वक्त स्मोक की सिचुएशन आपके सामने है, बेड़ा गर्क हो गया लोगों का। डेंगी जो है वो पंजाब के अंदर आ गया, और पंजाब की वजीर आला प्राइवेट जेट के अंदर बैठ के खुसूसी तैयारे पे यूरोप की हवाएं अपने वालिद के साथ। अंदाजा कीजिए आप अंदाजा कीजिए कि हम लोगों से पैसा मांग रहे हैं। हम लोगों कह रहे हैं अल्लाह का वास्ता पैसे दे दो मुल्क चलाने हैं, और हमारे हुक्मरान जो हैं वो खसूसी तैयारों पे यूरोप की सैरें कर रहे हैं, उनके इलाज वहां चल रहे हैं। कोई आप पे यकीन करेगा? कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। अपना किबला दुरुस्त कीजिए। ये ग्लोबल विलेज है, लोगों को आपके बारे में सब कुछ पता है। आप आंखें बंद कर सकते हैं, लेकिन इससे लोगों को दिखाई देना बंद नहीं होगा। आंखें खोलिए और पहचानिए कि आप कहां खड़े हैं। हमें अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी को बदलना पड़ेगा। नहीं बदलेंगे तो जो आपके साथ हो रहा है आप ये डिजर्व करते हैं। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।